Hello everyone, after Biot-Savart law, we are going to do Ampere-Circuital law and its application in this video, which is a part of magnetic field chapter of class 12th. So Ampere-Circuital law states that the line integral of magnetic field B around any closed path in a free space is equal to mu naught times the total current passing through the closed path. It means अगर हम किसी भी क्लोज पाथ में का लाइन इंटीग्रल निकालने की कोशिश करें तो लाइन इंटीग्रल होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो वो बराबर होगा म्यू नोट इंटू आई के। यानी जितना उस लूप में करंट होगा अगर मैं उसको म्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दूँ, म्यू नोट क्या होती है? म्यू नोट होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि परमिट करती है कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी किसी भी मीडियम से, तो वो बराबर होगी म्यू नोट इंटू आई के। ये एम्पियर सर्कुटल लॉ है। एम्पियर लॉ जो है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास कोई क्लोज लूप हो जिसको हम बोलेंगे एम्पियरन लूप, जैसे कि गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ गॉसियन लूप के लिए और गॉसियन सरफेस के लिए। इसकी एप्लीकेशन है कि हम एम्पियरन लूप तभी ले सकते हैं जब हमारे पास बी वेक्टर क्या हो, टेनेंशियल हो एम्पियरन लूप के, या फिर बी वेक्टर की वैल्यू नॉन जीरो या फिर कांस्टेंट हो। अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो हम एम्पियर सर्कुटल लॉ नहीं लगा सकते। बी वेक्टर इज नॉर्मल टू द लूप, यानी लूप का जो एरिया है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, और बी वेक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे और लूप के बाहर वैनिश हो जानी चाहिए। तो हम इन्हीं कंडीशंस पे एम्पियरन लूप को यूज़ कर सकते हैं और एम्पियरन सर्कुटल लॉ को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये लॉ ओबे नहीं होता। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस हमने यहाँ पे ए मान लिया है और उसमें से कोई करंट आई फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड का और जो सर्कुलर लूप का जो एरिया है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 0 डिग्री। तो हमारे पास थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्योंकि 0 है और कॉस 0 1 होता है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी डी एल। अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब ये जो b की वैल्यू है वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो बराबर होती है सर्कल की वजह से, जो कि हमने बायट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में डिस्कस किया है, विच इज़ इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए। तो b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे मिलेगा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू 2 पाई आर। आई कैन कैंसिल माई 2 पाई ए विद 2 पाई एंड दिस आर एंड ए बोथ आर सेम, सो ए इज कैंसिल आउट विद द ए, सो आई विल लेफ्ट विद द ओनली म्यू नोट आई। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमारे पास एक वायर है और वायर में हमने एक सर्कुलर एम्पियरन लूप ले लिया है जिसका रेडियस हमने आर मान लिया है। अगर हम देखें कि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो सर्कुलर होती है राइट हैंड थंब रूल से। तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सर्कुलर है और हमारे पास एम्पियरन लूप जो है वो भी एक सर्कुलर में ही है, तो दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री का बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करूँ, दैट इज बी डॉट डी एल वैक्टर, तो क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 बन रहा है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो आई कैन राइट बी डी एल, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियरन सर्कुटल लॉ हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो बी डॉट डी एल है, बी डी एल है वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट आई के बराबर होगा। b की वैल्यू हम बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dl को, और किसके बराबर होना चाहिए? म्यू नॉट आई के, क्योंकि dl जो है वो सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस किसका है? सर्कल का है, जिसकी वैल्यू होगी 2 पाई आर। तो इसको बराबर कर देंगे हम म्यू नॉट आई से। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो मुझे मिलेगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर फॉर अ स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक वायर। हमारे पास वायर थिक है। अगर थिक है तो उसमें दो तरह की चीज़ें आएंगी हमारे पास, अंदर मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगी और बाहर मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगी। तो अगर हम बोलें कि आई जो है वो टोटल करंट है पूरी वायर में, और जो इनसाइड करंट होगा, क्योंकि इनसाइड जो रेडियस है वो छोटा है, तो इनसाइड जो करंट होगा वो कम होगा कंपेयर टू जो करंट बाहर है। तो अगर मैं इनसाइड कितना करंट है स्मॉल रीजन आर में अगर वो मैं निकालूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन कितना आएगा? दैट इज आई डैश इज इक्वल टू आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और इनसाइड वायर कितना करंट हमारे पास आ जाएगा? आई डैश इज इक्वल टू आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ इसे यूज़ करके पहले हम क्या निकाल लेंगे? फ्लक्स निकाल लेंगे, क्योंकि लूप जो है वो सर्कुलर ही है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी जो है सर्कुलर ही है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मैं अगर लाइन इंटीग्रल निकालूँ तो दिस विल बी बी डी एल। अभी हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड
वायर। ओके, तो हमारे पास बी डी एल की वैल्यू आ जाएगी, बी बाहर आ जाएगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी एल को। तो डी एल के हमारे पास क्योंकि सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, तो लाइन इंटीग्रल हमें यहाँ से मिलने वाला है बी इंटू 2 पाई आर। अगर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ हमें पता है b इंटू 2 पाई आर दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई डैश। अंदर करंट जो है वो आई डैश है और आई डैश की वैल्यू हमने कितनी निकाली है आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास म्यू नोट आ जाएगा, यहाँ पे b इंटू 2 पाई आर है, डिवाइड कर देंगे तो b विल बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। आर से कैंसिल हो जाएगा आर, ये हमारे पास a है, तो मिलेगा म्यू नॉट आई आर अपॉन नीचे हमें क्या मिलने वाला है ए स्क्वायर मिलने वाला है और मिलने वाला है 2 पाई। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा यहाँ से अगर हम लिखें म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड अ वायर। तो अगर हम कहें कि इनसाइड अ वायर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं सरफेस पे। अगर मुझे सरफेस पे निकालना है ऑन सरफेस ऑफ वायर, तो सरफेस ऑफ वायर पे करंट कितना है हमारे पास आई है। तो अगर हम वहाँ पे इक्वेट करें बी टू पाई आर को किससे इक्वेट करेंगे म्यू नोट आई से इक्वेट करेंगे। तो अगर यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकालूँ दैट विल बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। तो अगर मैं आउटसाइड बात करूँ तो आउटसाइड हम देख सकते हैं जो बी की वैल्यू है 1/r से वेरी कर रही है। तो इसको यूज़ करके हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज़ करके। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आता है, हमारे पास पहले कर्व ऐसे आएगी, फिर कर्व जो होगी ऐसे हो जाएगी और ये जो डिस्टेंस है r इक्वल टू आर होगा। यानी अगर मैं बाहर की बात करूँ, डिस्टेंस अगर मेरा r बाहर है तो उसमें जो हमारे पास डिक्रीज करेगा इन्वर्सली रिलेशन होगा, हमारे पास इन्वर्सली रिलेशन होता है यहाँ पे b का r के साथ। और यहाँ पे हमारे पास b जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, इसलिए अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है r डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर क्या कर रही है बढ़ रही है इनसाइड। और आउटसाइड क्या होगा, अगर r बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करने लग जाती है डिक्रीज करने लग जाती है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड आपने पहले भी पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई मेटल की वायर है उसके ऊपर मैं कॉपर की वाइंडिंग कर दूं तो मेरे पास एक चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड जो है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है, यानी आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास अगर मैं इसका एक लूप लूँ, तो मैंने इसका लूप ले लिया है रेक्टेंगुलर लूप जो कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है जो हमारी फिंगर पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊँ तो ए से बी की तरफ जाने में अगर मैं निकालूँ लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, अगर ए टू बी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस में लेंथ में पेरेंट लूप में दोनों में थीटा कितने का बन रहा है 0 का बन रहा है। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो मिलेगा बी डी एल की कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0, दैट विल बी बी डी एल कॉस 0, और कॉस 0 में पता है 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ दैट विल बिल्कुल बी डी एल, तो हमें मिलेगा b बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की लेंथ l होती है तो हम यहाँ पे l लिख सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ बी टू सी, अगर मैं वैल्यू निकालूँ बी टू सी तो यहाँ पे जो मेरा थीटा है वो किसके बराबर है बी डॉट डी एल है, यहाँ पे बी डी एल कॉस 90 के बराबर है। हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हम जो लेंथ ले रहे हैं वो ऐसे है, तो आपस में ये परपेंडिकुलर है। थीटा कितना है 90 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ हमारा जो लाइन इंटीग्रल आता है वो आता है 0। नेक्स्ट हम लेते हैं सी और ए की वजह से, सी और ए की वजह से हम लाइन इंटीग्रल लेंगे बी डी एल, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बी डॉट डी एल, क्योंकि यहाँ पे कॉस कितने का है 180 डिग्री का है, तो यहाँ पे बी डी एल कॉस 180 लिखेंगे हम, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है -1, तो ये बनेगा माइनस बी डी एल। ओके, और हम तीसरे सरफेस की बात करें फ्रॉम डी टू ए, अगर मैं फ्लक्स निकालूँ फ्रॉम डी टू ए बी डॉट डी एल, तो यहाँ पे भी देखो ये दोनों परपेंडिकुलर ही हैं, ठीक है। इसमें एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसे ही आने वाला है बी डी एल कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्योंकि 0 होती है तो ये भी हमारे पास 0 होने वाला है। तो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें बचती हैं यहाँ पे, एक ए टू बी की वजह से और दूसरा सी टू ए की वजह से, सी टू डी की वजह से बनती है। हमारे पास दो ही चीज़ें आती हैं। पर अगर हम सी टू डी के सरफेस की बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू
एम्पियरन लॉ बी डी एल अगर मैं निकालूं, अगर हम बी डी एल की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, हमारे पास क्या है बी एल को इक्वेट करूँगी म्यू नॉट आई से, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन एल। वहीं अगर मैं यहाँ पे निकालूँ वैल्यू बी की किसके लिए, फॉर सरफेस सी टू डी के लिए, बी एल किसके लिए, सरफेस सी टू डी के लिए, तो यहाँ पे क्योंकि करंट ही ज़ीरो है, तो करंट ज़ीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी ज़ीरो, तो हमें सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली जो कि ए टू बी पे मिलेगी, और वो कितनी होगी म्यू नॉट आई अपॉन एल। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बन जाता है एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन एल। ठीक है, अगर n अपॉन एल को मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखूं, इसको हम कैपिटल N ले लेते हैं। अगर n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N म्यू नॉट आई अपॉन एल, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा b का। मैं n अपॉन एल को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले लूँ तो मुझे b की वैल्यू मिलती है n म्यू नॉट आई। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो हमने आज की वीडियो में किया 3 एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ और एम्पियर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन इटसेल्फ और उसका प्रूफ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।